मित्रों नमस्कार। मैं राकेश जायसवाल आपका गोरखपुर में करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, मैं आप लोगों को आज प्रस्तुत करने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष या कांग्रेस का आंदोलन। इसकी शुरुआत होगी आज आप लोगों के समक्ष। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है, फर्स्ट चरण है वर्ष 1885 से 1905। दूसरा चरण है वर्ष 1905 से 1919 और तीसरा चरण है वर्ष 1919 से 1947। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 3 चरणों में बांटा गया। इन तीनों चरणों का अपना अलग अलग महत्वपूर्ण आंदोलन है, अलग अलग महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन सभी की चर्चाएं हम लोग करेंगे। 1885 से 1947, 1885 से 1947 में उदारवादी नेताओं का आंदोलन, उसके बाद फिर अतिवादी या गरम दल नेताओं का आंदोलन, फिर महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, फिर उनका गांधीवादी युग का आंदोलन का प्रारंभ, और इस बीच में कई और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं हो जाती हैं। वह क्रांतिकारी घटनाएं भारत से लेकर के विदेशों में, इन्हीं के बीच में भारत में हो रहा है किसान आंदोलन। इन सभी की विशद चर्चाएं होंगी आप लोगों के साथ, तभी हमारा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं आंदोलन के मध्य हम आप लोगों को सांप्रदायिकता का उभार, धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में जो राजनीतिक संगठन था, इन सभी की हम बहुत ही विशद और महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियां आपसे शेयर करेंगे। तो एकदम आप मन हिस्ट्री तैयार कर लें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अचानक नहीं होता है, या किसी भी देश में जो आंदोलन होते हैं वह आंदोलन अचानक नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो दशकों से, शतकों से चलती रहती हैं, और जब उन सभी परिस्थितियों का आपसी समन्वय होता है तब एक आंदोलन खड़ा होता है। तो वह मैं सारी परिस्थितियों को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। तो इसी को कहते हैं भारत में या भारतवर्ष में राष्ट्रवाद का उत्पन्न होना, राष्ट्रवाद का जन्म होना। वही राष्ट्रवाद राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देना प्रारंभ करता है। तो भारत में अंग्रेजों के आने से पहले राष्ट्रवाद नाम का कोई विशेष तथ्य नहीं था, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय समन्वय का अभाव था। हमारा भारतवर्ष बाहर से देखने में तो एक सुंदर दृष्टिकोण दिखता था, मगर आंतरिक भारत वह बटा हुआ था, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे भौगोलिक क्षेत्र में, भाषाई सांस्कृतिक क्षेत्र में, जाति क्षेत्र में, वर्गभेद के क्षेत्र में, इत्यादि क्षेत्रों में बटा हुआ था। इसी बटने का नतीजा था कि हमारी एनर्जी बटी हुई थी। यद्यपि भारतीयों की सोच, भारतीयों की ताकत पूरी दुनिया में बहुत पावरफुल थी, लेकिन वह डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। इसलिए हम विदेशी शक्तियों से प्रायः उनके सामने पराभव का सामना करना पड़ता था। लेकिन भारतीयों ने कभी भी
आपस में राष्ट्रीय एकता का भाव पैदा करने की कोशिश नहीं किया। अगर हुआ भी तो वह सिर्फ धार्मिक सामाजिक आंदोलन तक ही सीमित रहा, कभी उसका राजनीतिक स्वरूप दिखाई नहीं दिया। खैर, वह एक अलग मुद्दा है, हम उसमें बाद में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, भारत में जब अंग्रेजी उपनिवेश स्थापित हो गया तो अब अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए भारत में प्रशासनिक, शासनिक, आर्थिक और न्यायिक रूप से एकताबद्ध करने की एक प्रयास किया, और वह प्रयास उनके लिए तो लाभदायक था, लेकिन भविष्य में भारतीयों के लिए बहुत बड़ा लाभ का काम किया। वह कैसे किया? जब अंग्रेजों का उपनिवेश भारत में स्थापित हुआ तो उस उपनिवेश का एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों का आर्थिक शोषण करना। और आर्थिक शोषण जब उन्होंने प्रारंभ किया तो उन अंग्रेजी सरकार ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को तोड़ा, भारत में कुटीर उद्योगों को तोड़ा, भारत में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज था, मध्यम इंडस्ट्रीज था, उसको तहस नहस किया, नगदी फसल को बढ़ावा दिया, परंपरागत कृषि का सत्यानाश किया, किसानों के ऊपर जबरन लगान थोपे गए, कर अधिरोपण किए गए, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा किसानों का बहुत बड़ा नुकसान किया गया। और अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजार में फैलाने के लिए, भारतीयों के ऊपर थोपने के लिए भारतीय व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। जो भारतीय व्यापार कभी अंग्रेजों के आने से पहले आत्मनिर्भर थी, जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के आने से पहले आत्मनिर्भर थी, दुनिया में हमारी व्यापारिक जो उसमें सहयोग था वह आत्मनिर्भर भारत था, लेकिन अंग्रेजों ने आत्मनिर्भर भारत को कमजोर कर दिया, जिससे भारत में बेरोजगारी का दौर प्रारंभ हो गया। हम उनके ऊपर डिपेंड होते चले गए, जिसकी वजह से हमारा शोषण हुआ। तो अंग्रेजों का उपनिवेशवाद और भारतीयों का दृष्टिकोण की टकराहट कहीं न कहीं राष्ट्रवाद का बीज प्रारंभ कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों ने अपने हितों को पूर्ति करने के लिए पूरे भारत में प्रशासनिक और न्यायिक एकता स्थापित किया। इस प्रशासनिक न्यायिक एकता में उन लोगों ने उन भारतीयों को अपने साथ जोड़ा जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, और उनको अपने साथ जोड़ करके ट्रेंड करके अंग्रेजी विचारधारा से ओतप्रोत कर दिया, ताकि वह अंग्रेजों का समर्थक भारत में बने रहें और अंग्रेजों की प्रशासनिक और उनकी आर्थिक और न्यायिक क्रियाकलापों को संपन्न करने में सहयोग दें। ये जो भारतीय थे, जब उनके करीब गए तो उनके विचारों को नजदीकी से देखा, समझा, उनकी भाषा को, उनकी सोच को, उनके बिहेवियर को, उनके रिलेशनशिप को, इससे भारतीयों में भी एक वैचारिक परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ, जो आगे चल करके भारत को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, अंग्रेजी सरकार ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया। उस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था कि जो भारतीय हैं वह शकल से भारतीय रहें, किंतु अकल से अंग्रेजी दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करें, यानी काले अंग्रेज। तो प्रारंभ में ऐसे भारतीयों को अंग्रेजों के करीब आकर के उनकी शिक्षा ग्रहण करके उनकी शासन व्यवस्था को तो लाभ पहुंचाया, लेकिन कहीं न कहीं वे लोग अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के पढ़े लिखे लोग भारतीयों की दुर्दशा को धीरे धीरे अंग्रेजों के सामने
प्रस्तुत करना शुरू किया, जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद का अंकुर फूटा। जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पाश्चात्य विचारधारा को स्थापित कर दिया, तो इंग्लैंड में तमाम बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए थे, जो इंग्लैंड के लोगों के लिए अधिकारों की, स्वतंत्रता की, समानता की, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करते थे। ऐसे जो विचारक थे इंग्लैंड में, जेरेमी बेंथम, सीले, जॉन मिल्टन, स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, डॉक्टर जॉन लॉक, तमाम ऐसे विद्वान, स्पेंसर, बर्क। तो जब ऐसे महान विचारकों को, जब भारतीय पढ़े लिखे नवयुवक अंग्रेजों के करीब आकर के जब उनके विचारों को जाना समझा, तो कहीं न कहीं वो भी प्रभावित हुए और भारतीयों के लिए भी कुछ मांग करना प्रारंभ किया, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का ज्वार उत्पन्न हुआ। यह वही समय है, 18वीं शताब्दी का अंतिम दशक और 19वीं शताब्दी का दशक। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरुआत करते हैं भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन, सर सैयद अहमद खान का मुस्लिम आंदोलन या अलीगढ़ आंदोलन, देवबंदियों का आंदोलन, ये तमाम आंदोलन प्रारंभ हो रहे हैं। और यह आंदोलन भारत की या भारतीयों की जो रूढ़िगत मान्यताएं थी, उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, भारतीयों को जगाया और राजनीतिक सामाजिक रूप से उन्हें जागरूक किया। इसी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान होना, एनी बिसेंट। तो यह एक सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन भारत में प्रारंभ हो रहे थे, वह भी राष्ट्रवाद को उभारने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके बाद मित्रों, भारतीय सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित किया। अंग्रेजों ने जब भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया, तो भारतीय सांस्कृतिक गौरव को दबाने का, उसको नुकसान करने का, उसे पराजित करने का पूरा प्रयास किया था, ताकि भारतीय अंग्रेजी सरकार के सामने सिर उठा के न जीने पाए, वे मानसिक रूप से दबे रहें, ताकि उनका शोषण हो सके। लेकिन विलियम जोन्स जैसे विद्वान, मैक्स मूलर जैसा विद्वान, एनी बिसेंट जैसा विद्वानों ने भारतीय सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को पुनः उजागर किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिससे कि भारतीयों की आत्मगौरव का इच्छा जागृत हुआ, एहसास हुआ। वहीं कनिंघम जैसे, जॉन मार्शल जैसे पुरातत्वविदों ने प्राचीन भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को खुदाई किया और दुनिया के सामने, दुनिया के फलक पर उसको स्थापित किया, और पूरी दुनिया में यह शानदार मैसेज गया कि प्राचीन काल का भारत यूनानी सभ्यता से, रोमन सभ्यता से किसी भी मायने में कम नहीं था। तो यह गौरवशाली व्यवस्थाएं हम लोगों को भी थोड़ी आकृष्ट की, चेतना को झंकारा, झकझोरा, और हम लोग भी थोड़ा सा तैयार हुए। यह भी एक राष्ट्रवाद के उभार का कारण बना। इसके अलावा भारत में प्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने किया। माना कि उस प्रेस पर उनका गला घोटने का प्रयास किया गया। आप सभी जानते हैं जेम्स ऑगस्टस हिकी, वह पहला अंग्रेज था जिसने भारत में प्रेस को स्थापित किया। बंगाल गजट अखबार निकाला था कलकत्ता से, और उसने तत्कालिक सरकार की, ब्रिटिश सरकार की बड़ी घनघोर आलोचना की। सरकार आज ही जाकर के उसके अखबार को बंद करा दिया, लेकिन वह भारतीयों को यह बताने में कामयाब रहा कि प्रिंट मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके द्वारा आप बहुत बड़ा राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो फिर भारतीयों ने जब उस प्रेस की ताकत को पहचान किया, तो कमाल हो गया
तो भारत में प्रेस का विकास की स्थापना भारतीयों की राजनीतिक आंदोलन को बहुत बड़ी दिशा दिया। और उस काल के ऐसा कोई भारतीय नहीं था जिनका कोई अपना अखबार ना हो, और हर भारतीयों का अखबार भारतीयों के आंदोलन में, भारतीयों के विचारों को फैलाने में महान योगदान किया था। यद्यपि वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा देसी अखबारों का गला घोटने का अद्भुत प्रयास किया था और इसका बहुत विरोध हुआ था। बाद में रिपन ने वापस ले लिया। लॉर्ड लिटन एक ऐसा वायसराय था जिसने न सिर्फ प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बनाया, बल्कि उसने 1878 में आर्म्स एक्ट बना करके भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने से भी रोक लगा दिया, जिससे भारत में एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी। लॉर्ड रिपन ने काफी हद तक सुधार किया और रिपन के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1884 में रिपन के कार्यकाल में एल्बर्ट बिल विधेयक, वह एक विधि सदस्य थे वायसराय की कार्यकारिणी में, उसने एक नियम बनाया कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं वह भी अंग्रेजों की झगड़े और विवाद की सुनवाई करेंगे। इसको लेकर के तमाम अंग्रेज या सभी अंग्रेज बहुत ही नाराज हुए और उन लोगों ने संगठन बना करके इंग्लैंड तक में विरोध किया कि जिनके ऊपर हम शासन करते हैं उन लोगों को हमें मिलार्ड कहना पड़ेगा, तो ये ठीक नहीं है। अब अंततः एल्बर्ट विधेयक न सिर्फ वापस लिया गया, अपितु एल्बर्ट साहब को त्यागपत्र दे करके निराशा के साथ चले गए लंदन। लेकिन जाते जाते उन्होंने भारतीयों को एक ऐसी ताकत से परिचय करा दिया कि संगठन में ही शक्ति है और जहां संगठन होगा वहीं विजय होगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी घटना है भारतीय राष्ट्रवाद को डेवलप करने में। तो ये तमाम घटनाएं हम लोगों को आगे ले गई और 1857 की क्रांति का योगदान हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसका तो बहुत बड़ा योगदान था मित्रों। ये सब कुछ मिलकर के भारतीयों के राष्ट्रवाद को एक दिशा देने में कामयाब रहा। और इतना ही नहीं, दुनिया में भी कुछ आंदोलन चल रहे थे, जैसे आयरलैंड आयरिश मूवमेंट, वहां से भी हमारे देश के नेतृत्व प्रभावित थे। और इटली में मेजनी का तरुणवाद का सिद्धांत और आंदोलन चल रहा था, उससे भी हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता प्रभावित थे। और स्वामी विवेकानंद जी का वह गर्जना शिकागो में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रवाद तमाम इन घटनाओं के प्रयासों से डेवलप हो रहे हैं। ऐसी डेवलपमेंट से उत्पन्न होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे, स्नई स्नई लेकिन दिशा में प्रारंभ होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सही डायरेक्शन तब मिला जब भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है, क्योंकि उसके पहले आंदोलन क्षेत्रीय था, टुकड़ों में बटा हुआ था, व्यक्तिगत नेतृत्व के द्वारा संचालित हो रहा था, जिसमें आम जनमानस को शामिल नहीं किया जा सका था। उसी दौरान अंग्रेजों को भी एहसास हो रहा था कि 1857 की क्रांति के बाद पुनः भारतीयों में एक आक्रोश डेवलप हो रहा है और यह आक्रोश इतना बड़ा आंदोलन के रूप में फूटेगा कि अंग्रेजी सरकार को तो देश से बाहर हटना पड़ेगा, ऐसा फील हो रहा था अंग्रेजी अधिकारियों को। तो उस समय एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था या वायसराय लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाने का संकेत मिल रहा था। जब डफरिन से मुलाकात हुई एक अंग्रेज जिलाधिकारी, नाम है ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो उत्तर भारत में कई जिलों का जिलाधिकारी रहा, उसे ही इस बात को एहसास हुआ था कि भारतीयों के मन में पुनः एक आक्रोश डेवलप हो रहा है, एक नाराजगी डेवलप हो रहा है। और उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को, स्नातकों को एक खुला पत्र लिखा और उसने अपने संगठन बनाने के लिए सहयोग की मांग किया और कलकत्ता के स्नातकों ने संवेदनशीलता दिखलाई। और फिर मुलाकात होती है डफरिन से
और डफरिन के आशीर्वाद से, सहयोग से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, पहली बार भारत में एक अखिल मंच आ रहा है, और इसकी स्थापना किया। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था 1884 में, किंतु वहां पर हैजा फैल जाने के कारण वह सस्पेंड हो गया और फिर अगले साल 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक का निर्णय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 से पूर्व कुछ भारत के पढ़े लिखे बुद्धिमान वकील, व्यापारी, अध्यापक लोगों से मुलाकात किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी, श्रीनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र जट, बदरुद्दीन तैयब जी, ऐसे तमाम लोगों से, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू इत्यादि लोगों से मुलाकात हुआ और सभी का विचार विमर्श लेकर के 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीयों के लिए एक पॉलिटिकल फोरम का गठन हुआ। दादा भाई नौरोजी के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ शब्द की जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द लिया गया और 1885 में बंबई में ग्वालिया टैंक मैदान गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो जमाने के जाने माने लायक थे। लेकिन मित्रों, मैं कांग्रेस का इतिहास प्रारंभ करूं, कांग्रेस के आंदोलन को प्रारंभ करूं, उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं कार्य कर रही थीं, वह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए आपको अगले वीडियो में देखना पड़ेगा। तो मित्रों, आज यहीं आपको धन्यवाद। लेकिन यदि मेरी यह बात आपको अच्छी लगी तो कृपया आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस से पूर्व की भारत की राजनीतिक संस्थाएं कब बनी, किसने बनाया, कहां बना, उसका चेयरमैन कौन था, उसका उद्देश्य क्या था, मैं इसकी बृहद चर्चा करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।